हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताने जा रही हूँ। ही वाज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट who along with S.T. Coleridge helped to launch Romantic Age English literature with their joint publication of Lyrical Ballad in 1798। विलियम वर्ड्सवर्थ एक मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट है और उन्होंने एस.टी. कॉलरिज की सहायता से एक रोमांटिक एज को लाया। मतलब इनकी सहायता से कह रहे हैं, एस.टी. कॉलरिज की सहायता से इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया और दोनों का एक जॉइंट पब्लिकेशन आया है जो कि लिरिकल बैलेड, जो कि 1798 में आया है। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस is considered to be the prelude, a semi-autobiographical poem. Early year, it was posthumously titled and published, but before it was called the poem to Coleridge. He was second among five children born to John Wordsworth and Annie Cookson on 7th April 1770 इन लंदन डिस्ट्रिक्ट। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है, उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है प्रोल्यूड, जिसे मैग्नम ऑपस कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ का इम्पॉर्टेंट वर्क जो प्रोल्यूड, जिसे कि उन मैग्नम ऑपस कहा जाता है। इट वॉज पोस्थुमसली टाइटल्ड पब्लिश्ड बट बिफोर इट वॉज कॉल्ड पोएम टू कॉलरिज। और उनका एक वर्क है जो कि पब्लिश्ड, इनका जो ये जो वर्क है प्रोल्यूड, यह पब्लिश्ड हुआ है उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ है। उसके पहले इस पोएम का नाम पोएम टू कॉलरिज था। इसके पहले इस पोएम का नाम पोएम टू कॉलरिज रखा गया था, और लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश किया गया है, तब इसका नाम प्रोल्यूड पड़ा। He was second among the 5 children born to John Wordsworth and Annie Cookson on 7 April 1770 in London district। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1717 में लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और माता का नाम एनी कुक्सन था। ये 5 बच्चों में दूसरे नंबर पर थे। हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज आल्सो अ पोएट एंड डायरिस्ट। और उनकी जो सिस्टर है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, वो क्या है, एक पोएट और एक डायरिस्ट, मतलब पोएट और डायरिस्ट कही जाती। वर्ड्सवर्थ फादर वाज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। वर्ड्सवर्थ के पिता जो थे, वर्ड्सवर्थ के फादर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर। वर्ड्सवर्थ के जो पिता थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मतलब जॉन्स लेथर के क्या थे, कानूनी सलाहकार थे। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड a sonnet in the European magazine when he began attending St. John College, Cambridge for his graduation। वर्ड्सवर्थ ने जो अपना वर्ड्सवर्थ व्हेन ही पब्लिश्ड सोनेट, जब उन्होंने अपना एक सोनेट पब्लिश किया यूरोपियन मैगजीन में, यह उन्होंने अपना एक राइटर के रूप में इन्होंने वर्क जो है 1787 में, इन्होंने अपना वर्क 1787 में एक राइटर के रूप में प्रस्तुत हुए। और जब वो एस टी जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय। इन 1791 ही विजिटेड रिवोल्यूशनरी फ्रांस and there he fell in love with
फेल इन लव विथ fell in love with Annie Walloon, who gave birth his daughter Caroline। 1791 में फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी तो वो फ्रांस गए हुए थे। उस समय इनको मतलब एनी वैलोन से प्यार हो गया और वहाँ एनी वैलोन ने एक मतलब इनकी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था कैरोलाइन। नेक्स्ट देखते हैं। ही कुड नॉट मैरी हर एज ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन लेक ऑफ मनी। लेटर ही मैरिड मैरी हचिनसन। ही कुड नॉट मैरिड, वह मैरिज नहीं कर सके, वह उनसे मैरिज नहीं कर सके और मतलब पैसे की लेक ऑफ मनी यानी पैसे की कमी की वजह से वह उनसे मैरिज नहीं कर पाए और वापस इंग्लैंड लौट आए। लेटर बाद में उन्होंने मैरी हचिनसन से मैरिज किया। ही रोट अ सोनेट इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग calm and free। It is a beauteous evening, calm and free, recalling the seaside walk with 9-year-old Caroline। उन्होंने एक सोनेट लिखा जिसका नाम था इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, जिसका नाम था इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग कॉम एंड फ्री, रिकॉलिंग द सी साइड वॉक विथ 9-year-old कैरोलाइन। और उन्होंने 9 साल और जो कि अपनी 9 साल की बेटी कैरोलाइन की याद में लिखा है। द ईयर 1793 saw the publication of poem by him in collection and evening walk and descriptive sketch। ईयर्स मतलब 1973 में इनका एक कलेक्शन वर्क आया, इनका पब्लिकेशन आया जो कि उसका नाम है एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच। इन 1795 ही मेट कॉलरिज और 1795 में वह कॉलरिज से मिले। कौन? वो विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 1798 वाज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज टुगेदर पब्लिश लिरिकल बैलेड। 1798 वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने एक साथ मिलकर लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया। नेक्स्ट है none of writer had the name on the first publication of lyrical ballad। मतलब लिरिकल बैलेड का जब फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था उस समय कोई भी किसी भी राइटर का नाम पब्लिश नहीं था। इन द फर्स्ट एडिशन 1798 were Wordsworth, Titten Abbey and Coleridge rhyme of Ancient Mariner। It start with mariners and end with Titten Abbey। फर्स्ट मतलब 1798 में जो उनका एडिशन आया था वर्ड्सवर्थ का, टिटेन एबी और कॉलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। इट स्टार्ट मतलब यह इसकी पहली पोयम क्या थी? राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी और लास्ट पोयम क्या थी? टिटेन एबी। इन The second edition was published in 18 and it listed Wordsworth as an author and included a preface to poem। सेकेंड एडिशन कह रहा है, सेकेंड एडिशन में उन्होंने 18 कह रहा है द सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 18 मतलब सेकेंड एडिशन उनका 1800 में। इट लिस्टेड वर्ड्सवर्थ एज ऑथर और उन्होंने क्या किया, इनका सेकेंड एडिशन 1800 में आया और जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को एक राइटर के रूप में प्रस्तुत किया है। सेकेंड एडिशन जो है 1800 में आया है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को एक राइटर के रूप में प्रस्तुत किया है। एंड इंक्लूड अ परफेस टू पोएम और अपने आप और इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है परफेस टू अ पोएम।
sorry in the preface he he has used real language of man rather than 18th century words। उन्होंने इस preface में जो है रियल लैंग्वेज का यूज 18th सेंचुरी की कविताओं की अपेक्षा उन्होंने इस preface में रियल लैंग्वेज को मतलब लोगों की बोलचाल वाली भाषा रियल लैंग्वेज का यूज किया है। नेक्स्ट, between 1795 97 he usually played the Borderer, a Welsh tragedy set during the reign of Henry III in England। 1795 से 1797 में उनका एक प्ले आया है, उनका एक प्ले है, ओनली वन प्ले है जो कि जिसका नाम है ब्रॉडरर, द ब्रॉडर ए वेल्श ट्रेजिडी, और जो कि हेनरी थर्ड के राज्य में इंग्लैंड में हेनरी थर्ड के राज के समय ये सेट हुआ था। बॉर्डर जो कि एक ब्रज ट्रेजिडी जो कि 1795 से 97 के बीच में आया। He wrote number of famous poem, the Lucy poem, it is a collection of 5 poem। उन्होंने लूसी पोयम लिखा हुआ है जो कि 5 पोयमों का कलेक्शन है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोयम हैं। Strange feet of passion have I know, strange feet of passion have I know, strange feet of passion have I know, she dwelt among the untrodden ways, I travelled among unknown men, 3 years she grew in sun and shower। उसके बाद नेक्स्ट है A slumber did my spirit still, a slumber did my spirit still, he wrote, उसके बाद he wrote prelude when he was in grammar, he wrote prelude when he was in Germany with Coleridge and Dorothy। उन्होंने prelude उस समय लिखा था जब वे जर्मनी में थे और उनके साथ कॉलरिज और डोरेथी थी। Finally, Wordsworth along with Southey and Coleridge settled in Lake District and thus called Lake Poet। अंत में वर्ड्सवर्थ जो है साउथी और कॉलरिज के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो गए और जिसकी वजह से उन्हें लेक पोएट कहा गया। ही प्लान टू राइट अ लार्जर फिलोसफिकल पोएम कॉल्ड द रिक्लूज, सो ही रोट पोएम टू कॉलरिज टू मेक एन अपेंडिक्स द रिक्लूज। Poem to Coleridge is referred as the first version of prelude completed in 1805। उन्होंने प्लान किया था एक बड़ी पोएम लिखने का, एक बड़ी लार्जर फिलोसफिकल पोएम लिखने का प्लान किया था जिसका नाम क्या था, रिक्लूज, और उन्होंने इसलिए उन्होंने पोएम टू कॉलरिज बनाया उसके अपेंडिक्स में। पोएम टू कॉलरिज रिफ़र करता है उसका फर्स्ट वर्जन जो है प्रोल्यूड को रिफर कर। पोएम टू कॉलरिज इज रिफर एज फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोल्यूज कंप्लीटेड इन, जो कि कंप्लीट हुआ कब, 1805 में। he has also written shorter work line written above Titan Abbey। उन्होंने जो है शॉर्टर वर्क भी लिखा है जिसका नाम है टिटेन एबी। In 1807 Wordsworth published poem in 2 volumes including in 1807 Wordsworth published poem in 2 volumes including Ode Intimation of Immortal from Recollection of Early Childhood। मतलब 1807 में वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखा जिसका नाम है ओड इंटीमेशन
of immortal from recollection of early childhood. Next, 18014. In 18014, Wordsworth published the Excretion as the second three-part work, The Recluse, and even though he had not completed first and third part even his life. 1814 में वर्ड्सवर्थ ने जो है एक्सक्रेशन पब्लिश किया. यह क्या है? सेकेंड है. थर्ड पार्ट आप मतलब तीसरे पार्ट का दूसरा हिस्सा है उनके वर्क का रेक्ल्यूज. इवन दो ही हैड नॉट कंप्लीटेड फर्स्ट, जबकि यद्यपि यह जो है पहले कंप्लीट नहीं हुआ. थर्ड पार्ट इवन हिज लाइफ, यह जो है उनके लाइफ का तीसरा हिस्सा है. थर्ड पार्ट इवन हिज लाइफ उनके लाइफ का तीसरा हिस्सा है. और कह रहा है ही हैड नॉट कंप्लीट, ये नहीं, उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया था, पहले से उन्होंने इसे कंप्लीट नहीं किया था. ही रोड पोइट्रिक प्रॉस्पेक्टस द रेक्ल्यूज, उन्होंने एक पोइट्रिक प्रॉस्पेक्टस लिखा, इसका क्या नाम था? रेक्ल्यूज. लंदन 1802 ही इज एड्रेस टू मिल्टन. लंदन 1802 में उन्होंने मिल्टन को एड्रेस किया. इन 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव एन हॉनरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ. 1838 में वर्ड्सवर्थ ने जो है हॉनरी डेकोरेटेड सिविल लॉ. 1838 में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? रिसीव किया है. 1838 में वर्ड्सवर्थ रिसीव एन हॉनरी डॉक्टरेट सिविल लॉ. सिविल लॉ के डॉक्टरेट से उन्हें सम्मानित किया गया 1838 में. इन 1842 ही वाज अवार्डेड अ सिविल लिस्ट पेंशन इन $300 अ ईयर. इन्हें 1842 में सिविल लिस्ट पेंशन 300 मतलब प्रति ईयर अवार्डेड किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया. नेक्स्ट, In 1842 he was awarded civic pension list 300 a year, मतलब एक साल में 300 इनको डॉलर मिलता था. आफ्टर द डेथ ऑफ साउथे इन 1843 ही बिकम पोएट लूरेट. 1843 में वे पोएट लूरेट बने. 1843 में ये पोएट लूरेट बने. आफ्टर डेथ मतलब साउथो की मृत्यु के बाद 1843 में ये पोएट लूरेट बने. ही बिकम ओनली पोएट लूरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्ड्स. और जब ये मतलब पोएट लूरेट बने तो ये कोई भी ऑफिशियल वर्ड्स उस समय नहीं लिखते थे. मतलब जब ये पोएट लूरेट बनने के बाद इन्होंने ऑफिशियल वर्ड्स मतलब ऑफिशियल कविताएं लिखने के लिए बॉन्ड नहीं थी. ये अपनी मर्जी से इनको जो मन किया अपने हिसाब से लिखते थे. आफ्टर डेथ ही वॉज बरीड एट St. ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर. मतलब उनकी मृत्यु के बाद St. ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में उन्हें दफनाया गया. हिज वाइफ मैरी हचिनसन पब्लिश्ड हिज लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएट द प्रेल्यूड आफ्टर हिज डेथ 1815. उनकी वाइफ मैरी हचिनसन का जो इनका जो वर्क है प्रेल्यूड, उसको इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने उनकी मृत्यु के बाद 1850 में पब्लिश किया. Prelude is also called the growth is also called growth of poet mind. Prelude को growth of poet mind कहा जाता है. ग्रासमेयर जनरल इज रिटेन बाय डोरोथी वर्ड्सवर्थ. ग्रासमेयर जनरल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ. ब्रानोइंग एंड हैजलिट कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ लास्ट लीडर. ब्रानोइंग और हैजलिट जो है
वही इसको वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं, लास्ट लीडर कहते हैं। वो ब्राउनिंग एंड हेजलिट जो है वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर कहते हैं। वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड गैंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाई जेसी रैनसम। वर्ड्सवर्थ जो है गैंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं जेसी रैनसम को। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड गैंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाई जेसी रैनसम। वर्ड्सवर्थ को गैंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया है जेसी रैनसम के द्वारा। वर्ड्सवर्थ रोट 523 सोनेट। वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखे हैं। In 1870 review of Coleridge Biographia Literaria Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poet, indicating Wordsworth, Coleridge, Southey as लेक पोएट्स। 1817 में रिव्यू कॉलरिज ने क्या किया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का रिव्यू किया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में आया है कॉलरिज का, जिसमें फ्रांसिस जेफरी ने एक टर्म को क्वाइन किया है, लेक स्कूल ऑफ पोएट। और ये इंडिकेट करता है किसको वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को, साउथे को, जो कि लेक पोएट माने जाते हैं। इसे किसने कहा है, फ्रांसिस जेफरी ने। फिर उसके बाद 1802 वर्ड्सवर्थ प्रेज मिल्टन सोनेट फॉर द एनर्जेटिक एंड वरीड फ्लो ऑफ साउंड क्राउडिंग into narrow room, more of combined effect of rhyme and blank words that can be done by any other kind of words that I know of। कह रहा है कि 1802 में वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के सानेट की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह क्या है, एनर्जेटिक एंड वेरिड फ्लो ऑफ साउंड ट्रैवलिंग इन नैरो रूम, मोर ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ राइम एंड ब्लैंक वर्ड्स दैट कैन बी डन बाय एनी अदर काइंड ऑफ वर्ड्स दैट आई नो ऑफ। Okay friends, thanks for watching my video. Please like my channel, please subscribe my channel.